कर रही है, किस प्रकार आगे का जब जो कुछ प्रवास होगा किस प्रकार रहेगा, क्या प्रयत्न होंगे उसके लिए सरकार वापस लाने के लिए? देखिए, आज हम सब लोग जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सब लोग पूरे देश में परेशान हैं। और महाराष्ट्र में किसानों की परिस्थिति देखें, युवाओं की परिस्थिति देखें, महिलाओं की परिस्थिति देखें, सारा वर्ग परेशान है। आज मेरे यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी से भी लोग आए थे। ना बिजनेस के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम कर रही है, केंद्र की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल साबित हुई हैं। हम आर्थिक रूप से कितना कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्या हम श्रीलंका की तरफ हम बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं? हमें एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे को आर्थिक रूप से मजबूत करे, हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम ना करे, युवाओं को रोज़गार देने का काम करे, अच्छे स्वास्थ्य देने का काम करे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाने का काम करे। इस डायरेक्शन में हम लोग सोचते हैं। हम सब अपने युवा साथियों से बात कर रहे हैं। हमारे समय में किस तरीके से युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध हुए, किस तरीके से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए, किस तरीके से महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई। हम दोबारा से हम अपने युवा साथियों से बात करके इस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने हमें छलने का काम किया, हमें भ्रमित करने का काम किया, आज देश में दोबारा एक बड़े किसान आंदोलन जैसे आंदोलन की ज़रूरत है जो युवाओं के अधिकार के लिए लड़े। अगर किसान अपनी ताकत का लोहा इस सरकार से मना सकते हैं, तो इस देश का युवा अगर सड़क पे उतरा तो मुझे पूरा यकीन है इस सरकार को इसकी गलती भी सिखाएगा, सबक भी सिखाएगा और इनको सही जगह दिखाएगा। देखिए, पूर्व में सब देखा ही है हमने किस तरीके से माल्या जी छोड़ के भाग गए, मोदी छोड़ के भाग गए, और भी हम सब लोगों ने मेहुल चौकसी का देखा। ये बिजनेसमैन्स को सरकार ने छूट दी, इनको मदद पहुंचाने का काम किया, और इन लोगों ने एक समय आने के बाद देश छोड़ छोड़ के सब भागे। सब लोग हमने देखा है। इस तरीके का अंदेशा, इस तरीके का खतरा आज भी देश के जो सर्व सामान्य लोग हैं उनके जरूर दिल में है। आज डूब जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, आज पिछले 2014 से केंद्र की सरकार भाजपा की सरकार है। इनकी आर्थिक नीतियां हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देश के लिए सही साबित नहीं हुई, और जिम्मेवारी भी जो आज सत्ता में है उनकी बनती है। कुछ भी अगर आर्थिक रूप से अगर देश का जो नुकसान हो रहा है और जो हम पीछे आते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है इसकी जिम्मेवारी भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए। जो बड़े पॉलिटिशियंस है उसके चलते LIC जैसी पुरानी संस्था है वो डूबने के कगार पर है। किस प्रकार देखते हैं, क्या एग्जैक्टली इसके बारे में आप बताएंगे? आप दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं। देखिए, मोदी जी ने हमेशा जिस तरीके से अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए हमेशा सोचा, सिर्फ चंद बिजनेसमैन को उन्होंने मजबूत करते 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 दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला बना दिया। ये इस तरीके का गुब्बारा फटना ही था। और आज देश के ऊपर इतना बड़ा आर्थिक संकट आया हुआ है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पावर का इस्तेमाल सिर्फ कुछ लोगों को मजबूत करने के लिए हुआ है। सर्व सामान्य लोगों तक ना वो स्कीम पहुंची है, ना वो नीतियां पहुंची है। और आज हम जिस कंडीशन पे हैं, आज बड़ा ही चिंताजनक हमारे लिए सिचुएशन है। मुझे लगता है कि अब सब लोगों को इसके लिए सोचना बड़ा ज़रूरी है, और ये मान लेना चाहिए कि भाजपा की आर्थिक नीतियाँ पूरे देश के लिए सही साबित नहीं हुई। चाहे वो नोटबंदी की नीतियाँ हो, बिजनेसमैन्स के लिए इन्होंने जो नीतियाँ करी, बड़ा बड़ा लोन लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन देश से भागते चले गए। हमें डर है कि आने वाले समय में मोदी जी के कुछ और दोस्त देश छोड़ के ना भाग जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट जो रीजनल पार्टी है वो एकत्र लाने में शरद पवार की भूमिका अहम रही? देखिए, हम लोग नहीं कहते हैं। आज पूरे देश के सभी सीनियर लीडर्स का, सभी लोगों का कहना है कि अगर विपक्ष को एक साथ आना है तो शरद पवार साहब के पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होना बड़ा ज़रूरी है। सब लोगों का मानना है कि आज अलग अलग संगठनों को कोई एक साथ लाने का काम कर सकता है तो वो शरद पवार साहब काम कर सकते हैं। आज कांग्रेस एक प्रमुख मुख्य दल है विपक्ष का। कांग्रेस के साथ मिलके पवार साहब को एक जिम्मेवारी लेके
सभी लोगों को साथ में लाके हम इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का हमें काम करना चाहिए। 2024 बहुत नज़दीक है। अगर हम सब लोगों ने इस वक्त फैसला नहीं लिया तो देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति कह लो, किसानों की स्थिति कह लो, युवाओं की स्थिति कह लो, बद से बदतर होती चली जा रही है। 2024 देश के लिए सब लोगों का एक साथ आना बड़ा ज़रूरी है और पवार साहब के ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने का सब दलों को, विपक्षी दलों को काम करना चाहिए। सर अभी कांग्रेस ने भी फॉर्म नहीं दिया है, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट आर्ज कर दे। आप जो बोल रहे हैं कि वो सब मिलकर करते हैं, जो मिलकर करते तो उनको इंडिपेंडेंट आर्ज नहीं बनना पड़ता था। देखिए, कांग्रेस का ये इंटरनल विषय है, किसको फॉर्म दिया है किसको नहीं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने कार्रवाई करी है ये साफ था कि वो उनको अपना कैंडिडेट घोषित करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, वो आज एक स्मार्ट पॉलिटिक्स उन्होंने दिखाने का काम किया, लेकिन इसको कितना लोग आने वाले समय में वो एक्सेप्ट करेंगे ये समझना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिस्टिक राजकारण बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। हमने हमेशा देखा है कि वैचारिक तौर पे हमें मजबूती से लड़ना है। आप जो बात करें तो लालच और डर दिखाकर जो ले रहे हैं, वैसा तो कुछ नहीं किया सचिन तांबे के बारे में। नहीं, मैं उसके बारे में अब ये जब सरकार को तोड़ने का काम किया उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आज महत्वाकांक्षाएं सब कार्यकर्ताओं के मन में होती है, लेकिन आज अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए अगर अपने विचारों से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो ये मेरी नज़रों में गलत है। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर जहाँ पे पॉलिसीज बनती है, जैसे कि विधान परिषद में, अगर वहाँ पे कोई विपक्ष दल का नेता अगर जाता है तो उसका स्वागत होना जरूरी रहता है। फिर भी आप महाविकास आघाड़ी ने उनको अपोज किया, उनके खिलाफ उम्मीदवार दिया, तो ये क्या अच्छी बात है? किसकी बात कर रहे हैं आप? शिवांगी पाटिल को उनके आप ऑपोजिट में देने हैं ना। देखिए, जिस तरीके से नासिक पदवीधर का जो इलेक्शन हुआ, हम सब लोगों ने देखा कि पूर्व नियोजित ढंग से भाजपा ने वहाँ पे अपना कैंडिडेट नहीं दिया और यहाँ से कांग्रेस अपना कैंडिडेचर फॉर्म देने के बावजूद भी उन्होंने नहीं भरा। तो महाराष्ट्र की जनता अब सब समझती है। आज भले ही क्योंकि ये पहले से सब सेटलमेंट करके वो जीते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ऐसे युवा साथी के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत उज्जवल भविष्य है। इसको महाराष्ट्र के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आमचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे आमचे सहकारी मित्र जावेदभाई, नागपूर जिल्ह्याचे कार्यकारी जिल्हाध्यक्ष आदरणीय उमेशदादा पाटील आणि सोलापूर शहराचे कार्याध्यक्ष संतोष भाऊ पवार या दोघांना विनंती करतो की त्याची नियुक्ती झाली राष्ट्रवादी आदरणीय उमेशदादा आणि संतोष भैया सर्व पत्रकार बंधूंचे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी उपस्थित मान्यवरांना, त्यांच्यासोबत आलेल्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी आसनस्थ व्हावं। मी आयोजक सुहास कदम यांना विनंती करतोय, सोलापूर शहराचे अध्यक्ष माननीय जुबेर भैया बागवान यांचा देखील त्यांनी सत्कार करावा। देखिए, आज मेरा शोलापुर में आना हुआ है। मैं राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा। वैसे तो ये जो दौरा था मेरा कोई राजनीतिक दौरा नहीं था, कुछ सामाजिक कार्यक्रमों के लिए मेरा आना हुआ है यहाँ पे। और विभिन्न संगठनों के विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और अलग अलग फील्ड के मेरे युवाओं के साथ आज यहाँ पे संवाद हुआ है। और मैंने देखा कि प्रॉब्लम सिर्फ ये शोलापुर की नहीं है, पूरे देश में ये समस्याएं सेम हैं। अभी मैं साउथ में केरला भी होके आया, छत्तीसगढ़ का भी मैं दौरा करके आया, जम्मू का भी दौरा करके आया। कहने का मतलब ये है कि जो युवाओं के जो प्रश्न हैं वो 2014 से लेके आज 2023 हो गया है, वो 10 के 10 बने हुए हैं। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि युवाओं को हम इस तरीके का एक रोज़गार देंगे, एक इतनी अच्छी
क्वालिटी ऑफ लाइफ देने का हम काम करेंगे। लेकिन आज 8 साल 9 साल हो गए हैं, समस्याएं वैसे ही जस की तस बनी हुई है। तो क्या कब तक युवाओं को इसी तरीके से भ्रमित किया जाएगा? आज जाति पाति धर्म के नाम पे मंदिर मस्जिद के लिए युवाओं को एक तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या मेरा मानना ये है कि क्या मुद्दे सिर्फ देश में इस वक्त मंदिर मस्जिद के ही रह गए हैं, जात पात और धर्म के नाम के टकराव के ही रह गए हैं, या मुद्दा आज हम लोगों को रोज़गार का है? बड़ी बड़ी डिग्री, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद अगर आज एक इंजीनियर वेटर की नौकरी करने पे मजबूर है तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसके जिम्मेवार हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बड़ी बड़ी स्कीम्स आई, स्टार्टअप इंडिया से लेके आज बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर से दोबारा से एक युवाओं के हाथ में झुनझुना पकड़ाने का काम हुआ है। इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई एग्जीक्यूशन हम लोगों ने नहीं देखा है। देश के युवा अब ये चाहता है कि अब मूलभूत मुद्दों पे बात हो। आज महंगाई हम लोग देख रहे हैं, पेट्रोल के भाव, सिलेंडर के भाव। एक समय पे भाजपा कितने अच्छे तरीके से मुद्दों को सड़क पे उतर के उठाती थी। जब एक सिलेंडर के भाव बढ़ जाते थे तो हमारी केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती ईरानी जी अपनी चूड़ियाँ तोड़ देती थी, प्रधानमंत्री जी को चूड़ियाँ भेज देती थी। महंगाई के मुद्दे पे सब लोग उतर आते थे, लेकिन आज महंगाई 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वो सारे नेता कहाँ हैं आज? कहाँ उनकी चूड़ियाँ हैं? आज क्यों नहीं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं? जब विपक्ष इन मुद्दों को उठाने का काम करता है तो इन मुद्दों से उनको डाइवर्ट किया जाता है। आज सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये है कि आज हम देश के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि अगर हम सरकार की किसी भी गलती पे आवाज़ उठाते हैं तो हमें देशद्रोही की तरह देखा जाता है। कुछ भी हमारे ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, पुलिस केस बना दिए जाते हैं। आज एक स्टेबल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में हम सब लोगों ने देखा। 2022 में 19 से लेकर 22 तक महाविकास आघाड़ी ने कोविड काल में इतना अच्छा काम किया। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री को अप्रिशिएट किया अच्छा काम करने के लिए। लेकिन एक डर का, एक लालच का एक ऐसा माहौल बनाया गया। हम सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये सरकार को गिराया गया। क्यों कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया गया? क्यों मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया गया? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया गया? किस तरीके से सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल आज अपने एक राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये केंद्र की सरकार और ये प्रदेश की सरकार कर रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या हमारा लोकतंत्र कमज़ोर नहीं किया जा रहा है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आज एक बहुत बड़ा खतरा नहीं मंडरा रहा है? ये हम सब लोगों को समझना है। युवा प्रतिनिधि होने के नाते मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि अब मंदिर मस्जिद की बातें बहुत हो गई। अब हमारे को जो रोज़गार की बात करेगा, जो सरकार अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छा रोज़गार देगा, देश का युवा उसी के साथ होगा। और अब लगातार 8-9 साल हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। 2024 में देश के युवाओं को देखना और महाराष्ट्र के युवाओं को देखना है कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो बड़े बड़े वादे करके उनको भ्रमित करे, या एक ऐसी सरकार चाहिए जिस तरीके से आदरणीय शरद पवार साहब ने यहाँ पे महाराष्ट्र को डेवलप करने का काम किया है। दोबारा से एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट अब महाराष्ट्र का युवा देख रहा है। इसके लिए एक साथ में आके सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी पदवीधर का इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, तो उसमें सत्यजीत तांबे जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, युवा नेता है। तो उनके बारे में महाविकास आघाड़ी ने कुछ अलग से न्याय किया और उनको जेएमयू का घटक न बोलते हुए उनके खिलाफ में एक उम्मीदवार दिया। क्या इस प्रकार आप मोदी या भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमेशा वैचारिक तौर पे कार्यकर्ता उत्पन्न हुए। कार्यकर्ताओं ने वैचारिक तौर पे लड़ाई लड़ी, हम लोग लगातार लड़ते चले गए। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं डर का और लालच का एक माहौल बनाया जा रहा है। एक अपॉर्चुनिस्टिक राजकारण की एक शुरुआत इस देश में करी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है।
और मुझे लगता है कि जो हमारे युवा साथी सत्यजीत तांबे, उनको भी अपने विचारों पे अडिग रहना चाहिए था और कांग्रेस ने उनको हमेशा मौका दिया। ये अपॉर्चुनिस्टिक राजकारण ज़्यादा दिन का नहीं है और मुझे लगता है कि यदि अभी तक तो उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, यदि वो भाजपा की तरफ अपना रुख करते हैं तो मेरा मानना है कि डूबते हुए जहाज की उन्होंने सवारी करने का फैसला लिया है। लेकिन मविया में जो कुछ बनाव बिगड़ रहा है, बात बिगड़ रही है, उसके बारे में कोई देख नहीं रहा है। जैसे कि कल अजित पवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर नाना पटोले जी ने अलग स्टेटमेंट दिया जो कंट्रोवर्शियल एक दूसरे के खोज में था। तो इधर में विरोधक ही एकजुट नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को कैसे टक्कर दे सकते हैं? देखिए, जब 3 संगठन मिलके कर रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, कंट्रोवर्सी कहीं पे भी नहीं है। महाविकास अघाड़ी बिल्कुल साथ में है और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे देश का विपक्ष आज पवार साहब की तरफ देख रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त 2024 में और देश के सब लोगों का मानना है कि अगर कोई विपक्ष को एक साथ ला सकता है तो वो शरद पवार साहब लेके आ सकते हैं। आज जिस तरीके से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके हमारे साथियों को डराया जा रहा है, लालच देके तोड़ा जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता ये सब समझ चुकी है और इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज सर्वे में भी जिस तरीके से दिखाया गया है, बीजेपी और उसके साथियों के लिए अभी माहौल अच्छा नहीं है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 5 विधान परिषद के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1 में जीत प्राप्ति हुई है। ये एक साफ संदेश है कि महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से उन्होंने इस सरकार को इंस्टेबल करने का काम किया है, महाराष्ट्र की जनता आने वाले समय में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आने वाला समय महाविकास अघाड़ी का है, हम सब लोग यूनाइटेड हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और उनके अधिकार के लिए सब एक साथ आने के लिए तैयार हैं।